रेवती, तू जितना चाहे ईमानदारी का ढोल पीट ले, लेकिन मैं बलराम हूं जो हर मुश्किल को हंसी में उड़ा देता है। देखना, ये नहर का ठेका मेरा ही होगा और मीरा की शादी भी मेरे ही दम पर होगी। ठेकेदार। राजगीरपुर का राज्य दूर दूर तक अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हरे भरे जंगल, लहलहाते खेत और गांव की चहल पहल इसे स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। इसी राज्य के एक छोटे से गांव अमरापुर में बलराम नामक एक चालाक लेकिन गरीब किसान और कारीगर रहता था। एक दिन हाय राम, ये नहर का ठेका तो हाथ से निकल ही गया लगता है। ये भ्रष्ट अधिकारी मुझसे 500 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं और मेरी जेब में तो बस 50 है। अब क्या करूं? बिना नहर के गांव का पानी सूख जाएगा और मेरी इज्जत भी। बलराम अपने घर की ओर चल पड़ा, जहां उसका छोटा सा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। वहां उसके बाबा, माँ, छोटा भाई छोटू और बहन मीरा रहती थी। बलराम, सुना है तू फिर से उन भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देने का सोच रहा है। मैंने तुझे ईमानदारी से जीना सिखाया था ना। मैं तो कहता हूँ इन सारी मुसीबतों की जड़ तेरा वो चालाक दिमाग ही है। अरे अरे बाबा, आप तो यूं गुस्सा हो रहे हैं जैसे मैंने राजा का खजाना लूट लिया हो। मैं तो बस गांव वालों के लिए नहर बनवाना चाहता हूँ। और हाँ, आजकल ईमानदारी से पेट नहीं भरता, थोड़ा बहुत तेल लगाना पड़ता है इन अधिकारियों के हाथों में, वरना काम कैसे चलेगा। बलराम बेटा, तू अपने बाबा की बात सुन। हमें पैसों की जरूरत है, ये ठीक है, लेकिन गलत रास्ते से कमाई करके क्या फायदा। और फिर मीरा की शादी भी तो सिर पर है। उसकी शादी धूमधाम से हो, बस यही मेरी ख्वाहिश है बेटा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मीरा की शादी ऐसी होगी कि सारा राजगीरपुर देखता रह जाएगा। और बाबा, आप अपने पुराने जमाने की कहानियां छोड़ो, आजकल दुनिया बदल गई है। भैया, क्या ये नहर बनाने से हमें सोने की मुद्राएं मिलेंगी? अरे छोटू, तू समझा नहीं। नहर बनेगी तो खेतों में पानी आएगा, फसल होगी, फिर पैसे आएंगे। अब समझा मेरे छोटे राजकुमार। तभी मीरा घर में दाखिल हुई। उसकी शादी की बातें सुनकर उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन मन में एक डर भी था। भैया, सच में मेरी शादी धूमधाम से होगी ना? मैंने सुना है लड़के वाले बहुत बड़े लोग हैं। अगर हमने कुछ कम किया तो क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है। अरे मीरा, तू अपने भैया पर भरोसा तो रख। मैं बलराम हूँ, अमरापुर का वो शेर जो हर मुश्किल को चुटकी में हल कर देता है। तेरी शादी ऐसे होगी कि लोग कहेंगे, वाह क्या बात है, बलराम की बहन की शादी तो देखो। बस बस, अपनी बहन को सपने मत दिखा। पहले ये बता, नहर का ठेका कैसे मिलेगा? सुना है नया ग्राम माधिकारी आया है और गांव में लोग कहते हैं वो बहुत सख्त है। नया ग्राम अधिकारी? कौन? कब आया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अगले दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। नई ग्रामाधिकारी रेवती अमरापुर पहुंच चुकी थी। वो एक विद्वान की बेटी थी, खूबसूरत, समझदार और ईमानदार। उसने आते ही गांव के सारे कामों की जांच शुरू कर दी। सुनो अमरापुर के लोगों, मैं रेवती, तुम्हारी नई ग्रामाधिकारी। मैं यहाँ भ्रष्टाचार खत्म करने और गांव को खुशहाल बनाने आई हूँ। मुझे पता चला है कि नहर के ठेके में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब से कोई भी काम बिना मेरी नजर के नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो शेरनी लगती है। अब मेरी चालाकी कैसे चलेगी? पिछले ग्राम अधिकारी को मैंने ठेका प्राप्त करने के लिए जो 500 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वह भी गई पानी में। अरे, अब नहर का ठेका भी मेरे हाथ से निकल जाएगा।
बलराम ये सोच ही रहा होता है कि रेवती से मिलकर उसे अपने जाल में फंसाएगा। वो उससे मिलने उसके कार्यालय जाता है। नमस्ते ग्राम अधिकारी जी, मैं बलराम इस गांव का एक गरीब किसान हूँ और कारीगर भी। सुना है आप बहुत समझदार और नेक दिल हैं। मैं तो बस ये कहने आया कि नहर का ठेका मुझे दे दीजिए, मैं इसे सबसे सस्ते में और जल्दी बनवा दूंगा। बलराम, मुझे तुम्हारी चालाकी की हवा लग चुकी है। तुमने अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की, ये मुझे पता है। मैं यहाँ ईमानदारी से काम करवाने आई हूँ, ना कि तुम जैसे लोगों के खेल खेलने। इसीलिए तुम्हारा नहर का ठेका रद्द किया जाता है। क्या ठेका रद्द? ग्राम अधिकारी जी, आप तो मेरी जान ले लेंगी। ये नहर नहीं बनी तो गांव सूख जाएगा और मेरी बहन की शादी भी अधूरी रह जाएगी। थोड़ा रहम करिए। बलराम, रहम की भीख मत मांगो। अगर तुम सच में गांव की भलाई चाहते हो तो ईमानदारी से काम करो। मुझे तुमसे कोई पुरानी रंजिश नहीं, लेकिन गलत रास्ता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बलराम रेवती को देखकर थोड़ा ठिठक गया। तभी उसे याद आया कि वो और रेवती कभी पड़ोस के गांव में दोस्त हुआ करते थे। रेवती की वो शक्ति और ईमानदारी उसे पुराने दिनों की याद दिला गई, लेकिन अब वो उसकी राह में कांटा बनकर खड़ी थी। जब तमाम प्रयासों के बाद भी बलराम रेवती को मनाने में सफल ना हुआ, तो वो थक हार कर घर लौटा, जहां उसका परिवार उससे नहर की खबर पूछने को बेताब था। बोल बलराम, क्या हुआ? नहर का ठेका मिला या नहीं, या फिर अपनी चालाकी से सब चौपट कर दिया? बाबा, मेरे साथ धोखा हो गया है। नई ग्राम अधिकारी रेवती ने ठेका रद्द कर दिया। कहती है बलराम तू भ्रष्ट है। अरे मैं भ्रष्ट नहीं, बस थोड़ा सा चालाक हूँ। अब गांव का क्या होगा और मीरा की शादी का क्या होगा? हाय राम, ये क्या मुसीबत ले आई बलराम। अब हम कहाँ से पैसे लाएंगे? मीरा की शादी कैसे होगी? तू तो हमारी नाक कटवा देगा। भैया, क्या ग्राम अधिकारी ने सच में ठेका रद्द कर दिया? तो क्या अब हमें मिठाई नहीं मिलेगी? मैं तो दीदी की शादी में ढोल बजाने का सपना देख रहा था। छोटू तू चुप रह। ये मिठाई ढोल का समय नहीं है। मेरे सामने एक शेरनी खड़ी है और मुझे उसे हराना है। देखना, मैं रेवती को ऐसा जवाब दूंगा कि वो मेरे सामने घुटने टेक देगी। भैया, ग्राम अधिकारी से उलझ मत। अगर उसने गुस्सा दिखाया तो हमारा क्या होगा? मेरी शादी का सपना सपना ही रह जाएगा। मीरा, तू डर मत। मैं बलराम हूं जो हार नहीं मानता। रेवती चाहे जितनी सख्त बन जाए, मैं उसे नहर का ठेका छीन कर ही रहूंगा। और हाँ, तेरी शादी भी धूमधाम से होगी, ये मेरा वादा है। बलराम के मन में रेवती को लेकर उलझन बढ़ने लगी। एक तरफ उसे रेवती की पुरानी दोस्ती याद आ रही थी, दूसरी तरफ उसकी सख्ती उसे चिढ़ा रही थी। वो सोचने लगा कि क्या रेवती को मना ले या फिर कोई नया खेल खेले। रेवती, तू जितना चाहे ईमानदारी का ढोल पीट ले, लेकिन मैं बलराम हूं जो हर मुश्किल को हंसी में उड़ा देता है। देखना, ये नहर का ठेका मेरा ही होगा और मीरा की शादी भी मेरे ही दम पर होगी। उधर रेवती अपने कार्यालय में बैठी सोच रही थी कि बलराम को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। उसे भी पुरानी दोस्ती याद थी, लेकिन उसका फर्ज उसकी राह से बड़ा था। बलराम, तू तो पहले इतना बुरा नहीं था। क्या गरीबी ने तुझे ऐसा बना दिया? जो भी हो, मैं तुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। ये गांव मेरा है और इसे ईमानदारी से ही जलाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए तेरे खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े। ईमानदार रेवती के कार्यकाल में धीरे धीरे अमरापुर में हालात बदलने लगी थी। उधर मीरा की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन पैसे की कमी बलराम के सामने पहाड़ बनकर खड़ी थी। तभी गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और बादल ने महीनों से दर्शन नहीं दिए। बलराम बेटा, आज मीरा के लिए साड़ी देखने बाजार गई थी। कितनी सुंदर साड़ी मिली, लड़के वालों को देखकर मुंह खुला रह जाएगा। बस अब तू पैसे का इंतजाम कर दे तो शादी की सारी चिंता खत्म।
माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मीरा की शादी धूमधाम से ही होगी, ये बलराम का वादा है। बस थोड़ा समय दो। भैया, क्या मैं भी नई धोती पहनूंगा? और ढोल वाले को बुलाओगे ना? मैं तो नाचूंगा, डम 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 डम। और मीरा दीदी की शादी में सबको हंसाऊंगा। छोटू, तू ढोल और धोती छोड़, पहले ये बता कि खेत में पानी कब आएगा? सूखा पड़ गया है और रेवती ने नहर का ठेका रद्द कर दिया। अब समझ नहीं आता क्या करूं। भैया, अगर पैसे नहीं हुए तो मेरी शादी कैसे होगी? लड़के वाले कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी दावत चाहिए। अगर हम कुछ कम पड़े तो मेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? मीरा, तू चिंता मत कर, मैं बलराम हूं, अमरापुर का वो शेर जो हर मुश्किल को चुटकी में हल कर देता है। तेरी शादी ऐसी होगी कि लोगों को सालों तक याद रहेगा। तभी गांव में एक नया शख्स दाखिल हुआ, ठाकुर चंद्र प्रताप सिंह। वो एक क्रूर और लालची जमींदार था जो गांव वालों पर भारी लगता था और राजा के खजाने को लूटता था। उसे रेवती की सख्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुनो गांव वालों, मैं ठाकुर चंद्र प्रताप सिंह, तुम सबका मालिक, यह आदेश देता है कि अब से तुम सभी को हर घर से दुगना कर देना होगा। राजा ने मुझसे कहा है कि खजाना भरना है। ठीक है सरकार, जैसा आपका आदेश वैसा इस गांव का भेष। और हाँ, उस नई ग्राम अधिकारी को समझा दो कि मेरे खिलाफ ना जाए, वरना उसका हाल बहुत बुरा होगा और उसे भी मैं वैसे ही इस गांव से बेदखल कर दूंगा जैसे कि इससे पहले वाले ग्राम अधिकारी को किया था। अरे बाप रे, पहले रेवती, अब ये ठाकुर, ये तो मेरे पीछे पड़ा है। 2 गुना कर कहां से दूं? पहले ही मीरा की शादी के लिए साहूकार से उधार लिया था। इधर गांव में सूखे की मार के कारण खेत सूख रहे थे और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग लड़ने लगे। बलराम के सामने अब दोहरी मुसीबत थी, गांव को बचाना और मीरा की शादी करना। हाय राम, ये सूखा भी इसी वक्त आना था। नहर होती तो खेत हरे रहते, लेकिन रेवती ने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा और ठाकुर का कर कैसे दूंगा? तभी बलराम ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सोचा कि राज्य की सीमा के पार से कुछ सामान चोरी छिपे लाएगा और बेचकर पैसे कमाएगा। वो छोटू को साथ ले गया। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये कोई खेल है? मैं तो तैयार हूँ। डम 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 डम। छोटू, ये खेल नहीं, जरूरत है। हम सीमा पार से कुछ अवैध सामान लाएंगे और उसे गांव में बेच देंगे, जैसे कि अफीम, गांजा, शराब आदि। लेकिन किसी को ये बात बताना मत, वरना ठाकुर और रेवती दोनों हमें पकड़ लेंगे। क्या भैया, ये तो चोरी है ना? बाबा कहते हैं चोरी करना पाप है, अगर पकड़े गए तो क्या होगा? अरे छोटू, ये चोरी नहीं है, चालाकी है रे, चालाकी। और पकड़े जाने की बात मत कर। मैं बलराम हूं जो हर मुश्किल से निकल जाता है। बस तू मेरे साथ रह और ढोल की तरह सबके सामने मुंह मत बजा देना, समझा? बलराम और छोटू रात के अंधेरे में सीमा पार गए। वहाँ से उन्होंने कुछ कीमती शराब और अफीम चुराई और गांव में बेच खूब धम कमाया। देखा छोटू, आखिरकार तेरे इस चालाक भाई ने मीरा की शादी में तेरे नाचने का इंतजाम कर ही दिया। डीम 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 डीम। उधर रेवती गांव की भलाई के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन ठाकुर चंद्र प्रताप उसकी राह में रोड़े डाल रहे थे। सुनो सब, ये सूखा हमारी परीक्षा है। मैं राजा से बात करूंगी कि ठाकुर का कर माफ हो, लेकिन तुम सब मेरे साथ चलो, वरना ठाकुर हम सबको कुचल देगा। ग्राम अधिकारी जी, हम डरते हैं, ठाकुर बहुत ताकतवर है, अगर हम उसके खिलाफ गए तो वो हमें बर्बाद कर देगा। डर को छोड़ो,
मैं तुम्हारी ग्रामाधिकारी हूँ। जब तक मैं हूँ, ठाकुर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस मुझ पर भरोसा करो। लेकिन ठाकुर को रेवती की ये बातें नागवार गुजरी। उसने एक चाल चली। सुन, रेवती को सबक सिखाना होगा। राजा को बोलो कि रेवती गांव वालों को भड़का रही है। उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगाओ। मैं देखता हूँ वो मुझे कैसे रोकेगी। इधर बलराम ने शराब बेचकर जो पैसे कमाए थे वो अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ देखो, ये लो पैसे। अब मीरा की शादी धूमधाम से होगी। साहूकार का कर्ज भी चुक जाएगा। मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लो, कर दिया ठीक। बलराम, इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? मुझे सच बता बेटा, मुझे सच बता। माँ तुम भी ना, ये मेरी मेहनत का फल है। थोड़ा व्यापार किया बस। अब तुम साड़ी सिलवाओ और छोटू तू जाकर ढोल तैयार कर। भैया सच में? अब मैं ढोल बजाऊंगा। डम 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 डम। मीरा दीदी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नचाऊंगा। चम 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 चम। भैया सच में तूने कमाल कर दिया। लेकिन इस सूखा का क्या होगा? हमारे सारे खेत खलिहान सूख गए हैं। लोग रो रहे हैं भैया। मीरा, सूखे की चिंता मत कर। मैं रेवती से बात करूंगा। वो चाहे जितना सख्त बने, उसे मानना ही पड़ेगा कि नहर बहुत जरूरी है। बलराम फिर से नहर के ठेके के सिलसिले में रेवती से मिलने गया। तभी राजा के सैनिकों ने देशद्रोह के जुर्म में रेवती को पकड़ लिया। बलराम ये देख दंग रह गया। अरे बाप रे, लगता है उस ठाकुर ने रेवती को भ्रष्टाचार के झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। अगर रेवती गई तो नहर का क्या होगा? और मीरा की शादी की योजना? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा यार। रेवती के जाने से अमरापुर में अब सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। ठाकुर चंद्र प्रताप की चाल कामयाब हो गई थी। रेवती पर देशद्रोह का इल्जाम लग चुका था। बलराम के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती थी। गांव को बचाना, रेवती को छुड़ाना और मीरा की शादी करना। हाय राम, ये ठाकुर तो रेवती को जेल में डाल देगा। अगर रेवती नहीं रही तो नहर कौन बनवाएगा? और मेरी बहन की शादी का क्या होगा? नहीं 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 नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे जान पर बनाए। हाँ। बलराम घर पहुंचा, जहां उसका परिवार परेशान था। रेवती की गिरफ्तारी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी। बलराम ये क्या हो गया? रेवती को सैनिक ले गए हैं। अब गांव का क्या होगा? और मीरा की शादी के लिए तो कुछ ही दिन बचे हैं। तू कुछ कर बेटा, तू कुछ कर। भैया क्या आप ढोल नहीं बजेगा? मैं तो सोच रहा था डम 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 डम, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया ना। छोटू, तू अपना ढोल तैयार रख। और माँ, रोना बंद करो। मैं बलराम हूँ, अमरापुर का शेर। रेवती को छुड़ाऊंगा, नहर बनवाऊंगा और मीरा की शादी भी करवाऊंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। भैया, ठाकुर बहुत ताकतवर है। अगर तू उसके खिलाफ गया तो वो तुझे भी जेल में डाल देगा। मेरी शादी छोड़, पहले गांव को बचा। मीरा, तू अपने भैया को कम मत समझ। ठाकुर चाहे जितना बड़ा हो, मैं उसकी अकड़ निकाल दूंगा। देखना, मैं राजा के पास जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। बलराम ने ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उसे पता था कि ठाकुर ने गांव वालों से कर वसूल कर राजा का खजाना लूटा था। वो छोटू को साथ लेकर ठाकुर के घर की जासूसी करने गया। भैया, ये ठाकुर का घर तो भूतिया लगता है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? मैं तो ढोल बजाने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ भैया। छोटू, तू डरपोक मत बन यार। ठाकुर सो रहा होगा और हम चुपके से उसके कागज देख लेंगे। बस तू अपनी घोड़े जैसी चलती जुबान को बंद रखना, बाकी मैं देख लूंगा यार। तभी बलराम और छोटू ने ठाकुर के घर में घुसकर कुछ कागज चुराए, जिनमें ठाकुर की
कर चोरी का सबूत था। अब बलराम के पास वो हथियार था जिससे वो ठाकुर को हरा सकता था। छोटू छोटू देख, ये कागज ठाकुर की पोल खोल देंगे। अब मैं राजा के पास जाऊंगा और रेवती को आजाद करवाऊंगा। चल तैयार हो जा। अगले ही दिन बलराम राजा के दरबार में पहुंचा। वहाँ ठाकुर भी मौजूद था जो रेवती पर इल्जाम लगा रहा था। महाराज, ये रेवती देशद्रोही है। इसने गांव वालों को भड़काया है और अपने खिलाफ बगावत की योजना बनवाई है। इसे सजा दो, वरना आपका राज्य खतरे में पड़ जाएगा महाराज। रुक जाओ ठाकुर महाराज, मैं बलराम, अमरापुर का एक गरीब किसान। ये ठाकुर झूठ बोल रहा है। रेवती ने गांव की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन ठाकुर ने आपके खजाने को लूटा और रेवती को फंसा दिया। ठाकुर, तेरा खेल अब खत्म। ये क्या बकवास है? बलराम, तू एक नीच किसान, मेरे खिलाफ इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की? महाराज, इसकी जुबान बंद करवाइए। देखो महाराज, ये कागज देखो। इसमें लिखा है कि ठाकुर ने गांव वालों से दोगुना कर वसूला और आपके खजाने में सिर्फ आधा दिया, बाकी उसने अपने महल में ही छिपा रखा है। क्यों बलराम, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरी सजा मौत होगी। बोल, क्या सच में ये सबूत सही है? महाराज, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, ये सच है। आप ठाकुर के महल की जांच करवाइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो रेवती को आजाद कर दीजिए। राजा ने सैनिकों को ठाकुर के महल की जांच करने भेजा। तभी वहाँ से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और चुराया हुआ खजाना मिला, जिसे ठाकुर की पोल खुल गई। ठाकुर चंद्र प्रताप, तूने मेरे राज्य को लूटा और एक ईमानदार ग्राम अधिकारी को फंसाया। अब तेरी सजा तय है। सैनिकों, इसे जेल में डाल दो और रेवती को तुरंत रिहा करो। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की, लेकिन बलराम ने मुझे फंसाया है। यह उसकी एक चाल है। ठाकुर, अब रोने से क्या फायदा? तेरी चाल मैंने पलट दी। अब जेल में बैठकर गांव वालों को लूटने के सपने देख। रेवती रिहा होकर गांव लौटी। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और बलराम को एक नायक की तरह देखा जाने लगा। बलराम, मैंने सोचा नहीं था कि तू ऐसा करेगा। तूने मुझे बचाया और गांव को भी। लेकिन ये बता कि अब तू गलत रास्ता छोड़ देगा? रेवती, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने जो चोरी की वो गलत था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ सब ईमानदारी से करूंगा। और हाँ, नहर अब बनानी है ना? हाँ बलराम, नहर बनेगी, लेकिन मेरे तरीके से। अब तू मेरे साथ मिलकर काम करेगा। हम दोनों अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे। कुछ दिनों बाद नहर का काम पूरा हो गया। सूखा खत्म हुआ और खेतों में हरियाली लौट आई, जिसे देख गांव वाले खुशी से झूम उठे। बलराम भैया, तुमने कमाल कर दिया। रेवती जी के साथ मिलकर तुमने गांव को बचा लिया। अब हमारा पेट भरेगा। अरे, ये सब रेवती की वजह से हुआ। मैं तो बस उसका साथी हूँ। अब देखो, मेरी बहन की शादी भी होने वाली है। मीरा की शादी का दिन आ गया। बलराम ने फिर से सारे पैसे ईमानदारी से कमाए और शादी धूमधाम से की। घर में खुशियाँ छा गई। बलराम बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मीरा की शादी ऐसे हुई कि सारा गांव देखता रह गया। तू मेरा हीरा बेटा है, मेरा हीरा बेटा। ढोल बजा डम 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 डम, और मैंने सबको नचाया छम 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 छम। अब तो सारे गांव वाले भी मुझे ढोल का पांचा समझते हैं। भैया, तूने मेरे लिए इतना किया। मैं अपने ससुराल में सिर उठा कर जाऊंगी। तू सच में सबसे अच्छा भाई है, सबसे अच्छा। मीरा, तू मेरी बहन है। तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। और माँ, छोटू, तुम सब मेरे लिए सबसे कीमती हो। अब हमारा गांव भी खुशहाल है
शादी के बाद बलराम और रेवती फिर मिले। दोनों के बीच अब पुरानी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। बलराम, तूने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मैंने तुझे गलत समझा था, लेकिन अब लगता है हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। रेवती, तू मेरी शेरनी है। मैं तेरे बिना अधूरा था। अब हम साथ हैं, गांव को और ऊंचा उठाएंगे। और हाँ, अब कोई चालाकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी। वो दोनों शादी कर कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा ने भी रेवती की ईमानदारी से प्रभावित होकर राज्य में सुधार लाने का ऐलान किया। सुनो सब, रेवती और बलराम ने मुझे सच्चाई दिखाई, मुझे अपनी गलती का एहसास कराया। इसलिए अब से राज्य में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मैं कठोर कानूनों की मदद से हर गांव को खुशहाल बनाऊंगा। ये मेरा वादा है और मेरा वचन ही मेरा शासन।